हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो हम पढ़ रहे हैं हमारे हिस्ट्री के टॉपिक आधुनिक भारत से सहायक संधि को, जो कि हमारा आधुनिक भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि लॉर्ड वेल्लेस्ली द्वारा भारतीय राज्यों के साथ अपनाई गई सहायक संधि। इसके बारे में हमने 3-4 क्लासेज ऑलरेडी कर ली हैं। तो आप ये क्लास देखने से पहले पिछली क्लासों को ज़रूर देखें, तभी आपको ये अच्छे से समझ आएगी। तो अभी फ़िलहाल हम पढ़ रहे हैं कि जो लॉर्ड वेल्लेस्ली था उसने किन किन राज्यों के साथ सहायक संधि किया, कौन कौन से राज्यों ने जो है भारत में उसकी सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो इसमें जो है हमने हमारी जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने हैदराबाद के बारे में पढ़ लिया था, हैदराबाद की संधि के बारे में। और यह संधि कैसे हुई थी? बिना ही युद्ध के हो गई थी। मतलब इस संधि में जो है कोई युद्ध के द्वारा ये नहीं कि इसको फोर्स किया गया था, बल्कि आपसे समझौते के द्वारा। अब हम पढ़ने वाले हैं मैसूर। यहाँ होगा युद्ध। ओके, तो यहाँ होगा टीपू सुल्तान के साथ युद्ध। याद रखिएगा, मैसूर का शासक कौन था? टीपू सुल्तान। मैसूर से कौन जुड़ा हुआ था? टीपू सुल्तान। यहाँ पर लॉर्ड वेल्लेस्ली को टीपू सुल्तान के साथ युद्ध करना पड़ता है, और युद्ध के बाद जो है टीपू सुल्तान को मजबूर किया जाता है सहायक संधि करने के लिए, और जो है मजबूरी में उसे सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ती है, और उसके बाद जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो इसके बारे में हम चलिए आगे डिटेल से देखते हैं। ये मैंने आपको पीछे करवा दिया था कि लॉर्ड वेल्लेस्ली ने अनेक देशी शासकों के साथ सहायक संधि की, जिनमें 6 राज्यों को हमें प्रमुख पढ़ना है, जिनके जो है क्रम भी पूछे जाते हैं, और वैसे भी हमें इनको याद रखना है क्रम वाइज जरूर। पहले हैदराबाद राज्य ने की, उसके बाद मैसूर जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं, उसके बाद अवध, पेशवा, भोंसले, सिंधिया। याद रखिएगा, पहले 1798 में हैदराबाद ने सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य कौन था? हैदराबाद। कब स्वीकार की? 1798 में। दूसरा सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य कौन था? मैसूर। कब स्वीकार की? 1799 में। तीसरे नंबर पे अवध 1801 में, फिर पेशवा 1802, फिर भोंसले, और फिर सिंधिया 1803। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैसूर। मैसूर के साथ लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि किस प्रकार संपन्न हुई, इसकी पूरी कहानी को जो है हम आज डिटेल से देखते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मैसूर के साथ सहायक संधि। 1793 में मैसूर के तीसरे युद्ध में के बाद टीपू सुल्तान का बहुत अपमान किया गया था। पहले मैं आपको बता दूं कि मैसूर के साथ अंग्रेजों ने 4 युद्ध लड़े थे, जो कि प्रथम मैसूर युद्ध, द्वितीय मैसूर युद्ध, तृतीय मैसूर युद्ध, चतुर्थ मैसूर युद्ध। इनके बारे में आपको कभी मैं डिटेल से क्लासेस करवाऊंगी। तो जो तीसरा मैसूर का युद्ध हुआ था वो कब होता है? 1793 ईस्वी में, अंग्रेजों का और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान का। तो इस युद्ध में जो है अंग्रेजों की जीत होती है और टीपू की हार होती है। तो इस युद्ध में जो है टीपू का काफ़ी अपमान किया गया था। हारने के बाद अंग्रेजों ने जो है उसका आधा राज्य छीन लिया और उस पर भारी जुर्माना भी लगा दिया। और टीपू के 2 पुत्र जो थे वो ब्रिटिश सरकार द्वारा जमानत के तौर पर रख लिए गए। मतलब अंग्रेज जो है टीपू सुल्तान के 2 पुत्रों को, 2 बेटों को अपने साथ ले गए। टीपू सुल्तान ने इस अपमान का बदला लेने का निश्चय किया, क्योंकि इस युद्ध में इसको काफ़ी नुकसान हुआ था, इसकी काफ़ी बेइज्जती हुई, इसका आधा राज्य भी छिन गया, इस पर भारी जुर्माना लगाया गया, इसके 2 बेटों को भी जो है अंग्रेजी सरकार अपने साथ ले गई। तो इन सभी चीज़ों का जो है टीपू सुल्तान अंग्रेजों से बदला लेना चाहता था। टीपू ने फ्रांसीसियों से सहायता ली। इसके अलावा उसने अंग्रेजों के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए काबुल, ईरान, जो मैं देश के नाम बता रही हूँ कि फ्रांसीसी तो भारत में आए हुए थे, उनसे तो हेल्प ली, क्योंकि ये तो अंग्रेजों के खिलाफ थे ही हमेशा। फ्रांसीसी तो अंग्रेजों के खिलाफ हर एक राज्य का साथ देने को तैयार थे। तो फट से तैयार हो गए फ्रांसीसी तो टीपू की सहायता करने के लिए। फिर टीपू को सैनिक सहायता कम लगी कि सेना हमारे पास कम है, तो उसने काबुल, ईरान, अरब और मॉरिशस, जो ये 3-4 देश थे, इनमें भी अपने राजदूत भेजे कि मुझे आपकी सहायता चाहिए, अपने सैनिक भेजे, मुझे अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग छेड़नी है, अंग्रेज़ों के खिलाफ मुझे आपकी सैनिक सहायता चाहिए। तो ये बात पता चल जाती है वेल्लेस्ली को। तो वेल्लेस्ली घबरा गया कि टीपू का तो कुछ करना पड़ेगा, वरना ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी कर सकता है, खड़ी कर सकता है, क्योंकि
जगह जगह जो अपने राजदूत भेज रहा है, संदेश भेज रहा है, अगर इसने काफ़ी बड़े लेवल पे सेना इकट्ठी कर ली तो हमें इसको हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लॉर्ड वेल्लेस्ली ने जो है चालाकी से काम लिया। तो वेल्लेस्ली जो था वो टीपू की इन गतिविधियों से घबरा गया। उसने देखा कि टीपू तो जोर शोर से तैयारी कर रहा है हमारे खिलाफ। तो उसने वेल्लेस्ली ने क्या किया कि टीपू के सामने जो है सहायक संधि की पेशकश की, जो उसने ठुकरा दी। ऑफर दिया टीपू सुल्तान को कि युद्ध में कुछ नहीं पड़ा है, हम युद्ध नहीं करेंगे, मैं तुम्हें सहायक संधि का ऑफर दे रहा हूँ, तुम सहायक संधि स्वीकार कर लो, जो जो शर्तें हैं वो मान लो, हम तुम्हारे राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे, और जो तुम्हारे 2 बेटे हमारे पास हैं वो भी तुम्हें दे देंगे, जो जुर्माना है वो भी माफ़ कर देंगे, और जो राज्य है वो भी तुम्हारे पास ही रहेगा, सिर्फ तुम हमारी सहायक संधि स्वीकार कर लो और हमारे अनुसार जो है अपने राज्य में प्रशासन को चलाओ। लेकिन टीपू सुल्तान जो था वो काफ़ी स्वाभिमानी व्यक्ति था। उसने इस संधि को मानने से मना कर दिया, क्योंकि वो स्वतंत्र रहना चाहता था। वह अंग्रेज़ों की इन घिसी पिटी बातों में नहीं फंसने वाला था। तो उसने जो है इस संधि को ठुकरा दिया। तो वेल्लेस्ली ने क्या किया, जो हैदराबाद का निज़ाम था उसकी सहायता ली, और मराठे जो थे, मराठों की सहायता से टीपू सुल्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और 1799 में जो है चौथा मैसूर युद्ध लड़ा गया। किसके बीच? अंग्रेज़ों के बीच और मैसूर राज्य के बीच। अंग्रेज एक साइड जो है अंग्रेज़ों की सेना थी, दूसरी साइड टीपू सुल्तान और उसकी सेना थी। तो तीसरा मैसूर युद्ध हमने पढ़ा 1793 में। अब फोर्थ और अंतिम मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? 1799 ईस्वी में। इस युद्ध में जो है टीपू सुल्तान ने बड़ी वीरता से अंग्रेज़ों का सामना किया, परंतु वह पराजित हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं टीपू के पास सेना कम थी। उसका आधा राज्य भी अंग्रेज़ों के हाथ में था, तो उसके पास शक्ति भी कम थी, मतलब उसके पास अच्छे सैनिक भी नहीं थे, और उसने बाहर से जो सैनिक मंगाए थे वो भी इतने जो है मतलब इसके साथ ईमानदारी से नहीं लड़ रहे थे। कहीं ना कहीं उसकी सेना कम थी, और अंग्रेज़ों के पास तो तोपें भी थी, उनके पास बड़े बड़े हथियार भी थे, और उनके पास सेना भी बहुत ज़्यादा थी। तो इस कारण जो है टीपू सुल्तान हार गया, और टीपू को अपनी मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में शरण लेनी पड़ी। मतलब युद्ध भूमि से भागकर टीपू कहाँ चला गया? अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में। अंग्रेज़ों ने उसकी राजधानी को चारों ओर से घेर लिया। अंग्रेज पीछे पीछे चले गए टीपू के, और जहाँ वो राजधानी में गया था उस राजधानी को चारों तरफ से घेर लिया गया। अतः 6 जनवरी 1799 को टीपू लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया। मतलब युद्ध में लड़ते लड़ते ही 1799 ईस्वी में टीपू की मृत्यु हो गई। पूछा भी जाता है कि टीपू की मृत्यु कब हुई? 1799 ईस्वी में। या फिर इसको इस साइड से भी पूछ लिया जाता है कि टीपू की मृत्यु कब हुई, तो हमें ये भी बताना पड़ता है कि अंतिम मैसूर युद्ध या चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की मृत्यु हुई 1799 में, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए। उसके बाद टीपू को मरने के बाद वेल्लेस्ली ने क्या किया? वेल्लेस्ली ने जो है मैसूर में राज्य है उसका कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, और जो हैदराबाद के निज़ाम ने इनकी हेल्प की थी, अंग्रेज़ों की हेल्प के बदले जो है मैसूर के कुछ प्रदेश निज़ाम को दे दिए गए, और मैसूर के एक भाग को कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, मतलब मेन यही है कि राजा मर गया है मैसूर का टीपू सुल्तान। उसके बाद वेल्लेस्ली ने जो है अपने तरीके से मैसूर को कुछ प्रदेश तो निज़ाम को दे दी हेल्प करने के बदले, कुछ प्रदेश जो जहाँ से ज़्यादा उपज आती थी भूमि की वो प्रदेश कंपनी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए, तथा दूसरे भाग पर मतलब कि जो आधा भाग रह गया था मैसूर का, वहाँ पर हैदर अली के वंश का शासन समाप्त कर दिया। हैदर अली का वंश कौन था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान किसका बेटा था? हैदर अली का। तो उसका वंश ही खत्म हो गया, क्योंकि टीपू के बेटे थे वो भी अंग्रेज़ों के कब्जे में थे, उनको राजा बनने नहीं दिया गया, और टीपू जो था वो खुद लड़ता हुआ मारा गया। तो हैदर अली के वंश का क्या हो गया? समापन हो गया। तो उन्होंने शासन समाप्त कर कृष्णराज के एक नामक व्यक्ति को शासक बना दिया, जो कि पूरी तरह से अंग्रेज़ों की कठपुतली था, पूरी तरह अंग्रेज़ों के कहे अनुसार काम करता था, अंग्रेज़ों के नियंत्रण में पूरी तरह था। कौन? कृष्णराज। पूछा भी जाता है टीपू सुल्तान के बाद मैसूर की गद्दी पर कौन बैठा, तो इसका वंश जो है वाडियार वंश बोला जाता है, कि वाडियार वंश का
कृष्णराज जो है वो टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर बैठा। ये सारी बातें जो है हम डिटेल से कहाँ करेंगे, जहाँ पर हम मैसूर के युद्ध को पढ़ेंगे, चारों मैसूर युद्ध जो कि अंग्रेजों और टीपू के बीच। और पहले 2 युद्ध जो स्टार्टिंग में थे वो तो टीपू के पिताजी हैदर अली के साथ लड़े अंग्रेजों ने। दूसरे युद्ध में टीपू के पिताजी की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो अंतिम 2 युद्ध थे वो टीपू के साथ लड़ेंगे। इनको मैं कभी आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी, लेकिन आज हम जो टॉपिक करें इसमें मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो टीपू के बाद किसको बैठाया गया? कृष्णराज नामक व्यक्ति को। और यह पूरी तरह अंग्रेजों पर आश्रित था, क्योंकि अंग्रेजों ने ही इसे गद्दी पर बैठाया था, तो अंग्रेजों पे डिपेंडेड था पूरी तरह। विलेज अली ने 1799 में मैसूर के साथ सहायक संधि की। तो मैसूर के साथ सहायक संधि की मतलब मजबूरी किया कहीं ना कहीं। टीपू ने, जब टीपू को ऑफर दिया गया सहायक संधि का, उसने स्वीकार नहीं किया। उसके बाद युद्ध लड़ा गया। युद्ध के बाद टीपू की मृत्यु होगी, तो कहीं ना कहीं जो है मजबूरी में इस कृष्णराज को तो संधि करनी ही पड़ी, क्योंकि ये अंग्रेजों के द्वारा गद्दी पे बैठाया गया था। तो आप ये कह सकते हैं कि इस राज्य के साथ युद्ध के द्वारा सहायक संधि स्वीकार की गई थी। और इस संधि को श्रीरंगपट्टनम की संधि भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन भी कि मैसूर के साथ सहायक संधि कब की गई? 1799 में। या फिर ऐसे भी पूछा जाता है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? तो आपका आंसर क्या होगा? 1799 ईस्वी में। श्रीरंगपट्टनम की संधि किनके बीच होती है? मैसूर के राजा कृष्णराज और अंग्रेजों के बीच। कब होती है? 1799 में। अब इस संधि की शर्तों को हम पढ़ लेते हैं। वैसे शर्तें जो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, सहायक संधि की शर्तों को हमने बहुत बार रिपीट पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं ताकि हमें और ज़्यादा अच्छे से याद हो जाए। तो एक अंग्रेजों की एक सेना की टुकड़ी रहेगी कहाँ पर? मैसूर राज्य में। ये शर्त होती ही थी। और इस खर्चे के लिए मैसूर का शासक पैसे देगा, ये भी हमें पता है। ये कितना पैसा? यहाँ पर पैसे की जो है रकम बताई गई है, 7 लाख पाउंड प्रति वर्ष देगा। कौन? कृष्णराज जो कि गद्दी पर बैठा हुआ है, वह इस सेना के खर्चे के लिए 7 लाख पाउंड प्रति वर्ष प्रदान करेगा। थर्ड था कि किसी भी यूरोपीय या फिर किसी भी विदेशी को मैसूर के राज्य में नौकरी नहीं दी जाएगी, ना ही दूसरे राज्यों से पत्र व्यवहार किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने सहायक संधि की शर्तों में पढ़ी है और बार बार हम पढ़ भी रहे हैं। हमने लाभ में भी पढ़ा, हमने हानियों में पढ़ा, हमने जो पिछले क्लास में हैदराबाद राज्य के साथ सहायक संधि की उसकी शर्तों में भी पढ़ा। तो ये चीज़ें जो है बार बार रिपीट होती जाएगी। आप इनको बार बार पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से याद होगी कि सेना की टुकड़ी अंग्रेजों की रखी जाती थी, उस सेना की टुकड़ी का खर्चा देना पड़ता था उस राज्य को, और वहाँ वह राज्य जो था वो उसकी विदेश नीति पर भी अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो जाता था। वह राज्य किसी भी अन्य यूरोपीय को, मतलब चाहे वो फ्रांसीसी हो, चाहे वो डच हो, चाहे वो पुर्तगाली हो, किसी को भी अपने राज्य में नौकरी नहीं दे सकता था, और ना ही दूसरे राज्य से जो है अपने संबंध बना सकता था, उनके साथ पत्र व्यवहार कर सकता था। फोर्थ शर्त है कि ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर राज्य में कुशासन होने की स्थिति में, कि अगर अंग्रेजों को लगेगा कि कृष्णराज या फिर वहाँ पर जो और भी कोई आगे कोई भी शासक बैठेगा मैसूर की गद्दी पर, अगर वह अच्छी तरह से शासन नहीं चला रहा है अंग्रेजों के कहे अनुसार, तो जो अंग्रेज है वो कुशासन का आरोप लगाकर जो है मैसूर राज्य में हस्तक्षेप कर सकते हैं। और आवश्यकता अनुसार, मतलब कि अगर उन्हें ज़रूरत लगी तो, अंग्रेज़ों को अगर ज़रूरत लगी तो वो प्रशासन को अपने हाथों में भी ले सकते हैं। ये शर्तें जो थी, ये सहायक संधि की शर्तें किस राज्य के साथ थोप दी गई? तो ये थोपी गई थी मैसूर राज्य के साथ। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। हमने अभी तक 2 राज्यों को कर लिया है। हमने बहुत अच्छे से हैदराबाद के बारे में पढ़ा। आज मैंने आपको मैसूर के बारे में भी बहुत डिटेल से समझाने की कोशिश की है। मैसूर का शासक कौन था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान लड़ता हुआ कब मारा गया? चतुर्थ मैसूर युद्ध में। कब? 1799 ईस्वी में। और उसके मरने के बाद ही जो है सहायक संधि जो है अंग्रेज कर लेते हैं किस राज्य के साथ? मैसूर के साथ। और इस मैसूर की सहायक संधि को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो है श्रीरंगपट्टनम की संधि। और टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठता है? तो कृष्णराज नामक व्यक्ति, जो कि अंग्रेजों ने गद्दी पर बैठाया था, वो अंग्रेजों के पूरी तरह नियंत्रण में था, उनकी कठपुतली था। तो ये था हमारा मैसूर राज्य के साथ की गई सहायक संधि और उनकी शर्तें।
धीरे धीरे जो है हम आगे के टॉपिक भी कर लेंगे। अवध, पेशवा, भोंसले, 1-2 क्लासेस में जो है आपकी ये सहायक संधि वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मेरे हिसाब से सहायक संधि को जितना डिटेल में मैंने करवाया है यूट्यूब पे शायद किसी भी टीचर ने ऐसे इतना डिटेल में इस खुलकर इस टॉपिक को नहीं बताया होगा। मैंने सारा का सारा टॉपिक आपको इतने डिटेल्ड करवाया है, हर चीज़ रिपीट बार बार बताकर, बार बार रिवाइज करवाकर, बहुत अच्छे से याद करवाने की ही कोशिश की है क्लास में। और आपको मैंने इसका लाभ भी बताया, हानियां भी बता दी, सहायक संधि थी क्या इसके बारे में भी बताया, इसकी विशेषताएं या इसकी शर्तें क्या थी, कौन सहायक संधि लेकर आया था, लॉर्ड वेल्जली लेकर आया था, किन किन राज्यों के साथ उसने की, किन राज्यों के साथ उसने युद्ध के द्वारा सहायक संधि की और किस राज्य के साथ उसने समझौते के आधार पर यह संधि की। इनके बारे में मैंने सारी बातें आपको जो है क्लासेज में डिटेल से बताई। अगर आप मेरी क्लास को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरी तरह देखते हो तो आपको मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा डाउट नहीं रहेगा जो आपका क्लियर नहीं हुआ हो। मेरे हिसाब से सहायक संधि का टॉपिक मैंने बहुत डिटेल से करवा दिया है, बहुत अच्छे से करवा दिया है। अगर इन क्लासेस को 5-6 क्लासेस को आप देख लेते हो तो सहायक संधि के बारे में अगर कोई भी एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सारा का सारा मैंने इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट पूछे जाते हैं उनको मैं आपको बार बार बता भी रही हूँ कि ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। थ्योरी वाइज भी करवा रही हूँ, फैक्ट वाइज भी आपको मैं बता रही हूँ। तो उम्मीद रहेगी कि आपको क्लास अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा, जब आप क्लास देखते हैं तो प्लीज़ लाइक का पर क्लिक कर दीजिए करें, ताकि मुझे भी अच्छा फील हो कि मेरी क्लास जो है लाइक की जा रही है। ओके, क्लास को लाइक भी करें, चैनल को दूसरों तक सब्सक्राइब भी करें ताकि वो भी जो है इस टॉपिक को अच्छी प्रकार से कर सके। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले ताकि मेरी जब भी क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप दूसरे बच्चों तक शेयर करो ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ से जो है क्लासेस देखें। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन।